फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ हम सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। रेस के बाद नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने लगता है। उसके लिए ना एंकर अनाउंसमेंट करते हैं कि आप शूटिंग वाला गेम है और शूटिंग के नाम अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि रोहित मारवा, अनिका और अर्जुन, कोटिल भास्कर, भूमि, ऐसे करके सभी का नाम अनाउंसमेंट किया जाता है और सभी को अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ा होने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसा करके सभी अब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले अनिका की टर्न थी। अनिका ने बिल्कुल 3-3 उनको तीर दिए हुए थे। 3 में से किसी कोई भी एक जो इस ब्लैक डॉट के पास होगा वही मान्य होगा। तभी अनिका ने तीनों के तीनों डॉट बिल्कुल तीर बिल्कुल उस डॉट के ऊपर मार दिए और ऐसा करके तभी रोहित मारवा की बैटिंग आई। रोहित मारवा ने जस्ट अनिका के थोड़ा सा पीछे मारे। तीनों ही उसके भी एक साथ एक जगह पर ही उसने मारे। बिल्कुल थोड़ा-सा 19 थोड़ा-सा ही फ़र्क में थे। इसके बाद क कुटिल अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन ने भी प्रॉपर रोहित मारवा के पीछे निशाना दागा क्योंकि रोहित और अनिका अर्जुन की जो शूटिंग थी उसको जानते थे, क्योंकि उसको पता था कि ये बिल्कुल अच्छा निशानेबाज है। लेकिन वो जो ब्लैक कलर का सामने डॉट बनाया गया तो काफ़ी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था और काफ़ी दूर से भी था, तो इस वजह से निशाना बिल्कुल थोड़ा-सा ही कम ज़्यादा था। सभी का ना बिल्कुल तीनों के बिल्कुल प्रॉपर थे ही। फर्स्ट अभी तक अनिका थी, सेकंड रोहित था। रोहित ने जानबूझकर अनिका के पीछे ही ल मारा था, क्योंकि ये बात अनिका भी जानती थी कि रोहित की शूटिंग काफ़ी हद तक शायद अनिका से भी अच्छी थी। और ऐसा ही अर्जुन का प्रॉपर रोहित के पीछे ही लगा था। ऐसे ही भूमि का भी अर्जुन के साथ में ही लगा था, पीछे ना लगकर उसके साथ में लगा। उसके बाद कुटिल भास्कर जैसे ही ये अपना कुटिल भास्कर का नाम अनाउंसमेंट हुआ, कुटिल भास्कर का नंबर आया तो कुटिल भास्कर ने बिल्कुल भूमि से आगे कुछ पॉइंट आगे उसका निशाना किया। ये देखकर भूमि और सभी हैरान थे कि बार-बार भूमि के मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। वो पूछना भी चाहती थी कि कुटिल भास्कर ने ये काम कब से सीखा और क्या इसको निशानेबाजी का काम भी आता है, क्योंकि ये काम हमारा तो पता है, क्योंकि अनिका ने भी पुलिस डिपार्टमेंट को जॉइन किया था और रही तो टाइकोन मारवा है, उसके लिए तो कोई भी काम आसान नहीं है। और अर्जुन भी हमारा डिपार्टमेंट का मेंबर है और मैं भी, हमने प्रॉपर इस चीज़ की ट्रेनिंग हमको दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कुटिल भास्कर को ये कैसे आता है, ये काफ़ी सवाल भूमिका के मन में चल रहे थे। लेकिन अभी वो इन सब को नहीं पूछना चाहती थी। तभी रिया जल्दी से अपनी मम्मा के पास आई। उसने कहा कि मम्मा, आप विनर हो और आपकी क्या अच्छी टाइमिंग है और कितने अच्छे से आपने बिल्कुल आराम से तीनों तीर एक जगह पर कैसे मार दिए। तभी अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये काम मैं अपनी माँ से सीखा है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाती है, क्योंकि साथ में करण गुलेरिया ने भी ये बात उससे सुन ली थी। सेकंड ग्रुप की नंबर आता है, इसमें सिद्धार्थ था और अंजलि मामी को ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। करण गुलेरिया और आशा मारवा सभी को वो गन दी गई जिससे उनको निशाना शोधना था। सबसे पहले आशा मारवा का बिल्कुल बाहर की तरफ था, क्योंकि आशा ने कभी ऐसी कोई प्रैक्टिस की ही नहीं थी। ऐसे ही नंदिनी का भी हाल था, जबकि सिद्धार्थ ने बिल्कुल ब्लैक डॉट से थोड़ी सी दूर ही निशाना साध दिया था, क्योंकि गेमिंग का काम सिद्धार्थ का था। वो काफ़ी गेम वगैरह लॉन्च करता था, तो उसमें काफ़ी दिमाग में हर चीज़ को रख के ये काम किया जाता है, तो इसलिए उसका निशाना काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अब तक सबसे अच्छा सिद्धार्थ का था। तभी करण गुलेरिया आती हैं
उन्होंने अपनी जल्दी से गन उठाई और जल्दी से बिल्कुल थी प्रॉपर ब्लैक डॉट पर जाके लगा। ये देखकर सभी अपने दिल को थाम कर करण गुलेरिया की शूटिंग देखकर काफ़ी हैरान हो गए। सभी की आंखें बिल्कुल उस तरफ थी जहाँ पर वो निशाना अभी अभी लगकर हटा लगा हुआ था। सभी एक बार उस तीर को देखते, एक तरफ करण गुलेरिया को देखते। काफ़ी रोहित मारवा भी काफ़ी अचंभे में था कि इस उम्र में अब भी ये हाल है। तभी मारवा के मन में काफ़ी बातें चलने लग गई, क्योंकि अनिका का भी निशाना काफ़ी अच्छा है। रोहित ने तो शूटिंग की है, शायद अनिका को नहीं की। दूसरी तरफ भूमिका का भी यही हाल था। भूमिका ने निपुणा का कंधा थपथपाते हुए जवाब देती है, कहती है कि मिस्टर करण गुलेरिया का निशाना नहीं देखा तुमने? इस उम्र में बिना परफेक्ट, कितना परफेक्ट है, कमाल का निशाना है। फिर खुशी से अनिका की तरफ देखते हुए कहती है, यह टैलेंट अनिका के जीन्स में, क्योंकि उसके गुण उसकी अनुवांशिकता तौर पर हासिल हुए हैं, इसलिए अनिका को ये सीखने की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूमिका की बात सुन निपुणा मन ही मन में, अगर बात सिर्फ इतनी होती तो इसके बाद भी मुझे सालों की प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, क्योंकि पढ़ती खून तो मुझ में भी वही है। निपुण का चेहरा देखकर भूमिका समझ जाती है कि वह मन ही मन कुछ सोच रही है। तभी भूमिका मुस्कुराते हुए कहती है, चलो निपुण, दूसरे राउंड का वक्त हो गया है। जो कुछ भी सोच रही हो बाद में आराम से बैठकर सोचना। फिर चलते चलते अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, किसी कंपटीशन में अनिका खड़ी हो और भूल जाओ उसमें किसी और का जीतना संभव हो। पिस्टल में आगे गोली डालते हुए स्क्रीन टारगेट सबसे अंदर के काले हिस्से के बीचों बीच निशाना साधती है और फिर अनिका की जीत पर था सभी तालियां बजाकर अनिका का स्वागत करते हैं। टीक की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अनिका अपनी जगह पर जाने के लिए मुड़ती है। तभी निपुण ने रोकती हुई कहती है, इस शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने अभी तक केवल सुना था, किंतु आज देख भी लिया। आप सच में अविश्वसनीय हैं। अनिका मुस्कुराकर धन्यवाद कर देती है और चली जाती है। निपुण के शब्दों में जैसे ही शीतलता झलक रही थी, उसके विपरीत वह अंदर ही अंदर झुलस रही थी। उसे अपने क्रोध और द्वेष भाव के कारण ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उसका पूरी शरीर आग में जल रहा है। इसी प्रतियोगिता के बाद भी वह अपने मन में पराजय स्वीकार नहीं कर पाई। अनिका को पराजित करने के लिए किसी और तरह से जगत लगानी होगी, सो ल, सोचने लगती है। उधर जैसे ही अनिका वापस अपनी जगह पर जाती है, उसके तीनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और एक एक करके तीनों उसे चिपक जाते हैं। रिया अनिका की कमर पर चिपक जोते हुए कहती है, यू आर ग्रेट मम्मा। आर्यन और अलेक्जेंडर बिगर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। बच्चों के बाद रोहित मुस्कुराते हुए अनिका के पास आ जाता है और धीरे से कहता है, हिडन टैलेंटेड, अभी और कितने बाकी हैं जो मुझे जानने। अनिका रोहित की आंखों में देखते हुए केवल मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती। रोहित कहता है, ठीक है, मत बताओ। जब खुद ही इतने सारे पता चल गए हैं, धीरे धीरे बाकी के भी पता चल जाएंगे। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उस वक्त रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बच्चों और अनिका से कहीं अधिक गर्व महसूस कर रहा था। भूमि को खुद के दूसरे नंबर पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वह बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी भाभी प्रथम आई थी। क्यों अनिका को पीछे छोड़ना बहुत आसान होगा, लेकिन इसका परिणाम उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था साबित हुआ। इससे भी ज़्यादा दुख उसे तब हुआ जब उसकी इज्जत पर रोहित के चेहरे पर गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई और वह अपनी जगह जगह से उठकर अनिका के पास पहुंच गया। अब तक वह खुद को अनिका से बेहतरीन साबित करने का एक और अवसर खो चुकी थी। इसके बाद भी कई गेम खेले जाते हैं, जैसे कि लेमन रेस और बहुत सारी रेस होती हैं, लेकिन अब वो बात नहीं थी जो पहले थी। सबसे ज़्यादा रिंग उठाई उसने विनर घोषित करना था। मस्ती की इस रस्साकसी हुई और इस रस्साकसी में कई सारे गेम खेले गए, लेकिन अब बारी थी एक और महत्वपूर्ण गेम की खेले जाने की, जो आज दिन का उससे उद्देश्य की ओर लेकर जाने वाला था। एक घोषणा करते हुए कहता है कि अब बारी है एक और नई गेम की। यह ऑनलाइन गेम है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे खास आज के लिए ही डेवलप किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इसे
आज से पहले कभी नहीं खेला गया है। प्रतियोगिताओं के लिए नई गेम होगी जिससे सभी के जीतने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। कोई भी इसका पहले से चैंपियनशिप नहीं होगा। इसके बाद एंकर कहता है इसे अधिक से अधिक विशेष बात यह है कि इसमें हमारी प्रतियोगिता के चैंपियनशिप वर्ल्ड के किसी भी गेमर के साथ साथ हो सकती है। जो भी गेमर इस वक्त ऑनलाइन होगा हम हमारी प्रतियोगिताओं को चैलेंज करेगा। हमारी प्रतियोगिताओं को उससे जीतना होगा। इसी आधार पर आज ऑनलाइन गेम विजेता का निर्धारण होगा। इसके बाद ये सभी प्रतियोगिताओं के नाम की घोषणा कर दी जाती है। रिया, ओमकार, सनी, यश, करश और श्वेता, अनिका, इशारा मिलते ही कौटिल इस नए गेम को लॉन्च करने के लिए वहां उठकर एक कैबिन की तरफ चला जाता है जहां उसे पहले ही अपना लैपटॉप और गेम के लिए बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। कुछ ही मिनटों के बाद गेम शुरू हो जाती है और एक 5 स्टेज में गेम की जाती है। इसमें प्रथम 5 चरण थे। सभी प्रतियोगिता को एक ग्रुप बनाकर खेलना था। इसके चौथे चरण में सभी प्रतियोगिता को खुद के दुश्मनों से बचाते हुए चौथे चरण के टारगेट तक पहुंचना था। वे सभी खिलाड़ियों जो चौथे चरण में पार करते हैं वे खिलाड़ी पांचवें चरण के आपस में प्रतियोगिता होते हैं। पांचों चरण के अंतर्गत प्रतियोगिताओं तब चलती जाती है जब तक उनका अंत में दो नहीं रहते। खिलाड़ियों की आपस में प्रतियोगिताओं के बाद ये तय होता है कि कौन विजेता होगा। और जब इस गेम को शुरू किया गया सिर्फ एक ही ऐसी खिलाड़ी ने इसे ज्वाइन किया था जो मारवा मल्होत्रा और गुलेरिया परिवार में से खेल रही थी। सभी खिलाड़ियों के लिए अनजाना था जिसकी आईडी एनकेके नाम से पहले से स्टेज पर सभी खिलाड़ी मिलकर उससे पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह कितनी आसान लग रही थी, इतनी आसान नहीं थी लेकिन काफ़ी रोमांचक भी थी। रिया के परफॉर्मेंस ने शुरू से ही सबका मन मोह लिया था। कुछ खिलाड़ी दूसरे स्टेज पर आउट हो जाते हैं, कुछ तीसरे पर पहुंच जाते हैं, ऐसे ही कुछ चौथे पर पहुंच जाते हैं। चौथे पर सिर्फ रिया और एनकेके ही पार कर पाते हैं लेकिन स्टेज पर रिया ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। पांचवें चरण में पहुंचने वाला एनकेके अपनी जगह पर बैठे बैठे रिया को परफॉर्मेंस का फैन हो गया था। उसके मुंह से सा ही निकल जाता है, इससे बेहतरीन गेमर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। कंपटीशन हो तो ऐसा हो जिसमें हर पल हार जाने का डर लगा रहता है। अपनी जगह से बैठे बैठे रिया को टाइप करके कहता है, गुरु जीत तुम्हारी ही हासिल होगी। हरा दो इसे। हर स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। रिया की ऑनलाइन गेम टैलेंट के बारे में जितने थे सभी को यकीन था कि रिया के होते हुए कोई जीत नहीं सकता। सब पहले से ही शेयर से कि विनर रिया ही होगी। नतीजा जानने के बाद भी गेम को लेकर किसी की भी कोई उत्सुकता बिल्कुल भी कम नहीं थी। गेम के सभी मूव बड़ी स्क्रीन पर साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। सभी लोग अपनी आँखें गड़ाए बैठकर बस स्क्रीन की तरफ देखे जा रहे थे। बुरी तरह हराते हुए देखने के लिए स्क्रीन के आगे जमे हुए थे। आज के खेल प्रतियोगिता में प्रीति की कुछ इस तरह से मगन हो गई थी कि उसे बिल्कुल ख़याल नहीं था कि आज उसे के ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तभी अचानक से प्रीति को अपने फ़ोन का वाइब्रेशन महसूस होता है जिससे उसका ध्यान स्क्रीन पेशेंट की तरफ चला जाता है। वह झट से अपना फ़ोन निकालती है और उसके बाद मारवा हाउस के टॉप फ्लोर की तरफ चली जाती है। वह जवाब देते नहीं, मैडम अभी तक यहाँ कोई हलचल नहीं हुई है। मुझे याद है कि मुझे क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, जैसा ही कुछ होगा मैं तुरंत आपको फ़ोन करूँगा। प्रीति जैसे ही अपना फ़ोन वापस रखने लगती है तभी अचानक से उसे रुक जाती है। कुछ सोचने लगती है। इसके बाद वह उस रूम की सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस करती है। वह देखती है कि पेशेंट के हाथ में लगातार हलचल पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सब देखकर उसे एहसास होता है कि तुरंत खेल परिसर से निकलकर पेशेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। वह अपना फ़ोन वापस रखती है और अपनी जगह से वो खड़े होकर खोजने लगती है। प्रीति के खड़े होने की वजह से ओमकार का ध्यान स्क्रीन से हटकर उसकी तरफ चला जाता है। वह आसानी से यह देख पाता है कि प्रीति काफ़ी बेचैन से किसी को खोज रही है। वह पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो? ओमकार सवाल सुनते ही प्रीति ओमकार के मुस्कुरा कर लेकिन बिना
उसकी तरफ देखे जवाब देती है, हाँ मैं अनिका दीदी को ढूंढ रही हूँ। ओमकार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी वह दोनों देखते हैं कि अनिका अपनी जगह से उठती है और किसी और तेजी से गति चलती पड़ती है। अनिका किस तरह अनिका अपनी जगह से उठती है और किसी और तेजी से गति से चल पड़ती है। अनिका की इस हरकत पर रोहित को काफ़ी हैरानी होती है। अपनी बेटी की इतनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस को छोड़कर वह कहाँ जा रही है। तभी रोहित के मन में ख्याल आता है कि कहीं किसी इमरजेंसी की वजह से अनिका यहाँ से तो चली नहीं गई। सोचकर वह भी अनिका के पीछे पीछे चल पड़ता है। अनिका के लौटने से पहले ही चेतावनी दी जाती थी कि रिया से जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। कौटिल्य ने विशेष आज के लिए खुद इस गेम को डेवलप किया था और अब रिया के साथ इसी गेम में जीतना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अनिका देखते हैं कि कौटिल्य की हार लगभग तय थी, इसलिए अनिका बिना किसी की देर किए सीधा कौटिल्य के पास पहुंच जाती है। ठीक इसी वक्त रोहित भी अनिका से सिर्फ 2 कदम पीछे ही था। जैसे ही कौटिल्य अनिका को देखता है वह कहता है कि इस ब्रिलियंट उसे तो मैं क्या कोई भी नहीं हरा सकता। रोहित ने कौटिल्य की बात साफ साफ सुन ली थी। यह समझने में जरा सी भी देर नहीं की कि वह इनके नाम का अनजान प्रतियोगी और कोई नहीं बल्कि कौटिल्य ही है, जो कि अनिका के कहने पर ही खेल रहा है। यह सब सुनकर रोहित अपनी जगह पर ही रुक जाता है। तभी अनिका कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी की असली प्रतियोगिता को जीतने के लिए आज उसे उस गेम में हराना ही होगा। ऐसा कहकर वह कौटिल्य को इशारा करते कौटिल्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। इस समय वह अपनी हार से कुछ ही सेकंड दूर था। अनिका कौटिल्य की जगह पर बैठ जाती है और रोहित को अनिका की इस बात पर तेज झटका लगता है। वह अब तक इस बात को समझ चुका था कि अनिका रिया को आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार करने वाली है, लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि वो आज उसे उसके ही गेम में भी हराने वाली है। कुछ पलों के लिए अपनी जगह पर जम जाते हैं और अपने बेटों की बारी पर वह किसी भी हद तक कठोर हो सकता था, लेकिन बेटी की बारी पर वह हमेशा सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर्स ही रखता था। उधर देखते ही देखते स्क्रीन पर गेम रुक की पलट जाती है। जो रिया जीतती हुई दिखाई दे रही थी अब वो हारती हुई दिखाई दे रही है और अंत में स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि फाइनल विनर इसका एन.के. रिया की ज़िंदगी का ये पहली बार था जब उसे ऑनलाइन गेम में खेलते हुए किसी चैंपियनशिप को एक्सेप्ट करने के बाद हार का सामना करना पड़ा। आज की प्रतियोगिता में सभी तक जीतने के गेम खेली गई थी, उसमें आज वो सब में हार का सामना किया है। तभी रिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस वक्त रिया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में मोती दिखाई देने लगते हैं जो किसी भी पल चुप पड़ने के लिए तैयार थे। हैरानी की बात ये रिया की आंखें सबसे पहले रोहित को ढूंढती हैं, लेकिन उसे कहीं भी अपने डैड दिखाई नहीं देते। उसके बाद वह अनिका को ढूंढती है, कोशिश करती है, लेकिन वह भी कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ रिया की हार के बाद रोहित तेज कदमों से लौट जाने के लिए वापस मुड़ जाता है, लेकिन अनिका को रोहित के अपने पीछे आने की आहट एहसास का पल हो जाता है, इसलिए वह झट से अपनी जगह से खड़ी होती है और रोहित के पीछे पीछे चल पड़ती है। कुछ ही कदम आगे जाकर उसे रोकते हुए कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो मिस्टर मारवा। इतनी बात सुनकर रोहित जहाँ था वहाँ का त्यों खड़ा हो जाता है। अनिका की तरफ देखता है, वह भी समझ नहीं पाती कि अनिका को क्या जवाब दे। अनिका आगे बढ़ते हुए रोहित से बिल्कुल पास आ जाती है। अब रोहित कहता है, इस वक्त रिया को हमारी सख्त ज़रूरत है। अनिका रोहित की आंखों में देखते हुए कहती है, वह रोहित मारवा की बेटी है। चाहे जो भी हो जाए वह खुद को दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाएगी। वह रिया की हार के बाद सभी सदमे में आ जाते हैं। किसी ने भी
ख्वाबों में नहीं सोचा था कि उसे कोई हरा सकता है। इस वक्त सब अपनी लाडली नन्ही रिया के सपोर्ट के लिए खड़ा होना चाहते थे। किसी के मन में ख्याल आ रहा था कि वह उसे सहानुभूति दिखाए तो कोई उसके हौसला अफजाई करना चाहता था, उसे समझा बुझाकर सामान्य अवस्था में लाना चाहता था। लेकिन पहले कि रिया को टूटते हुए कोई देख पाता या उससे कुछ कह पाता, रिया झट से अपने पास रखा हुआ पानी का गिलास उठाती है और उसे पीते हुए परिस्थिति से बाहर निकल जाती है। उसे जाते हुए सभी देखते रह जाते हैं। ठीक इसी वक्त प्रीति अपने आसपास घट रही घटनाओं को अनजान अपनी जगह पर खड़ी खड़ी केवल यही सोच रही थी, क्या मुझे अनिका दीदी के पीछे जाना चाहिए? अपने यही रोककर उसका कुछ देर इंतजार करना चाहिए, ऐसा सोचने के पीछे वजह भी थी। अनिका साथ साथ मिस्टर मारवा भी उस तरफ गए थे। दरवाजे के बाहर जा रही तभी रोहित और अनिका दूसरों ओर वहां से परिसर की तरफ जाते हैं। अनिका की तरफ देखने लगता है, अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है, अपनी गर्दन हिलाती है और जिसका मतलब था कि उसे सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त दो, थोड़ी देर में खुद बाहर आ जाएगी। अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें रिया के पीछे जाने का मना कर दिया। अनिका क्या ऐसा करने पर दोनों भाइयों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बहन की अच्छी तरह से जानते थे। आर्यन और अलेक्जेंडर जानते थे कि इस वक्त रिया कितनी तकलीफ में है, हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही होगी। उन दोनों की आंखों में आगे रिया का रोता हुआ चेहरा ही आ रहा था। दोनों भाई छोटी बहन लाडली थी, इसलिए बावजूद भी दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अनिका का कहना मना कर सके। यहाँ तक कि खुद रोहित मारवा भी अनिका की बात को नहीं टाल सकता था। लगातार दरवाजे की ओर देख रही उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। आयशा को देखने के बाद अनिका को करण का ख्याल आता है। जब वह करण की ओर देखती है तो करण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। इसके बाद रोहित और अनिका जिस किसी की तरफ देखती सभी का चेहरा उतरा हुआ था। सुबह से लेकर पूरा दिन खेल प्रतियोगिता की वजह से सभी जितनी मस्ती की थी, अब सारी खुशियाँ मायूसी में छा गई थी। पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो गई थी। रिया जितनी बातूनी और हाजिर जवाबी थी, उसका स्वभाव उतना ही ज़्यादा मीठा, प्यारा और सुशील था। रिया पहले से मुलाकात में ही उसे अपना दीवाना बना देती थी। सदस्यों की सबसे प्यारी और चंचल लड़की थी। रिया का दर्द किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सभी रिया का हौसला करना चाहते थे, लेकिन रिया अपनी फैमिली से ये सब चाहती थी। लेकिन अनिका ने सभी को मना कर दिया था। तभी सभी रिया और अलेक्जेंडर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अनिका ने उन दोनों की आंसू पूछे और कहा, क्या हुआ? तभी उन्होंने कहा कि प्लीज मम्मा, आप दीदी के पास हमें जाने दो या आप जाओ। तभी अनिका ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी देर उसको रोने दो, शांत होने के बाद वापस बाहर आ जाएगी। तभी एंकर को इशारा करती है। अनिका का इशारा पाते ही एंकर माइक पर कहते हैं, खेल में हार और जीत तो लगी रहती है। जिस तरह कोई जीत आखिर जीत नहीं होती, उसी तरह कोई हार भी हमेशा हार नहीं होती। गाइज, इनके बोलते ही और खींचा चला जाता है। ठीक इसी वक्त प्रीति अनिका के पास पहुंच जाती है और धीरे से अनिका की हथेली में अपना हाथ डालते हुए उसे हल्के से खींचती है और अनिका प्रीति का इशारा समझ जाती है। प्रीति कहती है, अनिका दीदी, मुझे वहाँ जाना होगा, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आई थी। अनिका पूछती है, क्या उसे होश आ गया? प्रीति उत्साह के साथ कहती है, किसी भी पल आ जाएगा उनको होश। अनिका प्रीति के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहती है, पहले होश आ जाने दो, उसके बाद जाना। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली जाती है। प्रीति अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है, वहाँ से चली जाती है। प्रीति अपनी खड़े खड़े असमंजस स्थिति में हो जाती है। हमारे बीच मौजूद है कुछ बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट। इस प्रतियोगिता में हमारे पुरुष प्रतियोगिताओं के नाम मयूर गुलेरिया, चिराग मेहता। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रतियोगिताओं का।
अपना नाम सुनते ही मयूर, गुलेरिया और चिराग दोनों ही रिया के दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन नाम पुकार जाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी बार वापिस दरवाजे के बाहर की ओर देखते हैं। अब कसमकस में स्थिति में थे, उसे किसी ओर बढ़ना चाहिए। अंत में वे वापस लौट जाते हैं। खेलने के मैदान में उतरा जाता है, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि उसे अपना नाम नहीं दिया तो फिर उसे लड़ने के लिए कौन और कैसे बुलाया गया। उसका नाम इस प्रतियोगिता के लिए किसने दिया है? सवाल इस वक्त मयूर गुलेरिया के दिमाग में घूम रहा था। ठीक वही सवाल चिराग मेहता के दिमाग में भी घूम रहा था कि उसने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन उसके नाम की अनाउंसमेंट क्यों हो रही है। ये चीज़ वो सोचकर काफ़ी आश्चर्यजनक थे, जिसका मतलब था कि चिराग मेहता को मयूर गुलेरिया के साथ कंपटीशन के लिए जाना होगा। और चिराग मेहता को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि कंपटीशन के लिए उसका नाम कैसे पहुंचा। दरअसल उन दोनों का नाम खुद रोहित मारवा ने ही दिया। और अनिका के बारे में जानती है, रोहित ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चिराग की इस आदत से भली-भांति परिचित था कि चिराग को किसी भी जगह पर बुलाया लिया जाए, वह कभी भी रोहित के साथ होते हुए अपनी ड्यूटी के मोड से बाहर नहीं आता था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि वह किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए चिराग पसंदीदा खेल रोहित ने खुद ही उसका नाम लिखवा दिया था। इसलिए विजेता तय करने के लिए 15 मिनट का समय सीमा रखी गई। घोषणा होते ही आर्यन अलेक्जेंडर भी अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाते हैं। आर्यन अलेक्जेंडर से कहता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसमें चैलेंज कर सकूं, पर मैं भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? आर्यन इस सवाल पर पहले अलेक्जेंडर को अनिश्चित निगाहों से देखता है, उसकी तरफ देखते रहता है, फिर कुछ सेकंड बाद सोचकर कहता है। अलेक्जेंडर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हारे सिखाए गए दाव तुम्हारे पर इस्तेमाल करने होंगे। सोचा कितना मज़ेदार होगा। आर्यन अलेक्जेंडर की इस बात पर खुश होते हुए झट से कहता है, हाँ मैं भी यह करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे ये बिना वजह लड़कियों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये लड़ाई। तुम्हें मेरे पीछे नहीं पड़ता, मैं एक भी दाव नहीं सिखाता। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए खेलता हूँ क्योंकि तुम प्रैक्टिस करने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। ऐसा कहकर अलेक्जेंडर सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन अलेक्जेंडर की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखता है। अलेक्जेंडर सामने देखते हुए अपने एक हाथ और आर्यन का चेहरा सामने की तरफ कर देता और कहता है, मुझे देखते रहने, तुम्हारी बात नहीं मानने लेता। सामने देखते हुए कहता, प्लीज़। अलेक्जेंडर जवाब देता, सोच लो, अगर सबके सामने तुम्हारा पार्टनरशिप करूँगा तो फिर घर प्रोजेक्शन करने के लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना। अलेक्जेंडर के बात सुनकर झट से कहता है, नहीं नहीं नहीं, नाराज मत होना, मुझे पार्टनरशिप नहीं करना। इसके बाद अलेक्जेंडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आर्यन भी मुस्कुराने कर सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। अलेक्जेंडर अनिका की तरफ था, जबकि कोई चारा नहीं था। वह अपनी किसी भी खूबी को जगह जाहिर करने का विश्वास नहीं रखता। चिराग मयूर के पैरों पर अपने पैरों का वार करता है। मयूर एक करके पैरों को उठाकर अपना बचाव करते हुए चिराग पर दावा करता है। मयूर अपने हाथों को चिराग के चेहरे पर वार करता है और अपना बचाव करता है। ऐसे करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था। गेम 15 मिनट्स का था, लास्ट के 2 मिनट्स रहते थे। दोनों में से कोई भी जीतने के एक दूसरे की किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोनों सेम बराबर से लड़ाई कर रहे थे और दोनों एक दूसरे की तरफ लखाकर मुस्कुरा रहे थे। समय को सामान्य करके वापस परिसर में लौट जाते हैं। वहाँ मयूर चिराग को लड़ते हुए देखकर खुशी खुशी सीधा रिंग के पास पहुँच जाता है और शोर मचाते हुए कहता है, कम ऑन मामू, मयूर मामू, सिर्फ खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए भी खेलिए। फिर चिराग को कहता है, चिराग अंकल, कम ऑन द चिराग अंकल, यू कैन विन। रिया को इस तरह वापस आकर इंजॉय करते हुए देखकर हर किसी के मन में गहरी शांति मिल जाती है। मयूर और चिराग दोनों रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रिया की खुशी के लिए वे दोनों अपनी फाइट तेज कर देते हैं।
लेकिन अभी भी मयूर अटैक करता है, लेकिन चिराग मेहता डिफेंस करता है। ऐसा ही करते करते उन्हें 15 मिनट का समाप्त हो जाता है। आज की एक दिल फाइट बिना किसी निर्णय के समाप्त हो जाती है। ठीक इसी वक्त निपुण मीना अपनी जगह से उठकर रिंग में पहुंच जाती है। उसने फाइट के लिए अनिका का आह्वान किया था। अनिका निपुण की इस हरकत पर दंग रह जाती है, क्योंकि यह कोई सामान्य खेल नहीं था जिसे खेलना आता हो या अगर इसमें भाग ले गंभीर रूप से घायल हो सकता है। अब बड़ा सवाल था कि क्या निपुण इस बात को जानती थी कि अनिका एक मार्शल आर्ट है में बेहतरीन आर्टिस्ट है, लड़ाकू है। ये सब शायद वो नहीं जानती थी। अनिका प्रतियोगिता के लिए बुलाना उचित नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि अनिका यशंत और चुकी है। वह अपनी हार पुरानी कला और इस्तेमाल करना भूल चुकी है। निपुण की इस हरकत पर भूमिका को तेज गुस्सा आता है। वह अपनी जगह पर बैठे बैठे कहती है, इसकी लड़ने की इच्छा है, मैं पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी जगह से खड़ी होने लगती है। तभी एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ कौटिल्य उसके हाथों पर पकड़कर उसे खड़ा होने से रोक देते हैं। अर्जुन कहता है, रुको भूमिका, पहले तो लो उसके दिमाग में चल क्या रहा है, ऐसे करके वह क्या करना चाहती है। तभी कौटिल्य कहता है, तुम्हें पहले अनिका मैडम के रिएक्शन का इंतज़ार करना चाहिए। जरा देखें तो सही वो खुद इसका क्या रिएक्ट करती है। भूमिका अनिका की क्षमता कुशलता के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ थी। भूमिका यह भी जानती थी अनिका के लिए निपुण को सबक सिखाना एक चुटकी भर का काम है। लड़ाई तो दूर की बात है, भूमिका को बड़ा ही मज़ा आता, लेकिन इस वक्त भूमि के लिए तनाव की बात यह थी कि अनिका अब लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि अनिका ने काफ़ी टाइम पहले ये काम सब छोड़ दिया था। लेकिन उसके बार बार फोर्स करने पर अनिका दीदी पहुंचने के बारे में सोचने जैसे ही प्रीति आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, छोटी सी बात पर लाइक नहीं की, सबके सामने यह जाहिर किया जाए कि तुम भी एक अच्छी फाइटर हो। प्रीति बोलती है, चाहे आज यह राज ही क्यों ना खुल जाए, इस निपुण मीना को अपनी गुस्ताखी का सज़ा मिलेगी। अनिका कहती है कि तुम्हें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी। इससे पहले कि प्रीति आगे कुछ कहती, उसका फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से गार्ड कहता है, मैडम आप आ जाइए, ऊपर पेशेंट को होश आ गया है। सुनते ही प्रीति फ़ोन अपनी जेब में रखकर अनिका की आंखों में आंखें जाने की इजाज़त लेकर वहाँ से चली जाती है। पेशेंट के पास जाने के लिए निकल जाती है। तब अनिका निपुण सिर्फ भूमिका के दोस्त होने के नज़रिए से ही दिखा रही थी। इस बार निपुण के इस व्यवहार पर अनिका को निपुण पर संदेह होने लगता है। वह जितने बोलने और दिखाने में सीधी शरीफ लगती थी, लेकिन उतनी थी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। प्रीति के जाने के बाद जैसे ही अनिका रिंग में जाने के लिए खड़ी होने लगती है, रोहित अपनी जगह पर खड़े होकर अनिका की आंखों में देखता है। अनिका रोहित की आंखों का सवाल देखते ही, तुम उसे कैसे लड़ोगी? अनिका ने कहा कि उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ज़्यादा घायल नहीं करूँगी, उसे बस 1-2 पंच ही लगाऊँगी। निपुण के सामने पहुँच जाती है। अनिका को देखकर निपुण अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि निपुण को विश्वास था कि लड़ने की जो तकनीक निपुण जानती है वो शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं सिखाई जाती, इसलिए अनिका को उससे कभी नहीं जीत पाएगी। इसके अलावा अगर निपुण जीतने के लिए सामने आती है तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अनिका क्या करेगी, क्योंकि मार्शल आर्ट 2 या 4 महीनों में सीखा जाने वाला खेल नहीं है। यह एक विद्या है जो लंबे टाइम तक सीखने के बाद इम्प्रूव होती रहती है। निपुण से लड़ने के लिए पोजीशन लेते हुए सभी एक टक होकर निपुण और अनिका की तरफ देखने लगते हैं। बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़ी रहती है। सभी जानते थे कि अब आगे क्या होगा। इधर निपुण मीना जैसे ही अपने हाथ पर हिलाती है, वैसे ही झट से अनिका किसी भी मंच की तरह अपने हाथों पर ऊपर लेती है और ज़ोर से कहती है, क्यों मुझे ये खेल नहीं आता, तुम मुझे क्यों इसमें फंसा रही हो। निपुण मीना जिस अंदाज में अनिका को ये बात कह रही थी, सभी लोग हंस पड़ते हैं, क्योंकि तालियां बजाकर अनिका की बात स्वागत करते हुए रोहित ने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिका इस तरह सबके सामने खड़ी होकर किसी इस तरह
की हार मान सकती है। अनिका के इस दिमाग दांव पर रोहित खुश हो उठता है और रोहित को इस बात पर बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं पड़ता था कि लोग अनिका की हार के बारे में क्या कहेंगे। निपुण मीना जैसे लड़की जैसी जीतने को कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा उसे अनिका के त्रिव निर्णय पर समझदारी या गर्व होता है। कितनी आसानी से सामने खड़ी एक नई उलझन को अनिका ने कुछ सुलझाव से ही सुलझा लिया था, बिना लड़े। लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती है। उधर एंकर माइक में अनाउंसमेंट कर देते हैं, विजेता निपुण मीना है। उधर अनिका निपुण मीना से कहती है, तुम सच में एक अच्छी फाइटर हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। निपुण मीना जितना तिल मिला उठती है, उतना दूरी पर कोई लड़की नहीं तिल मिलाती। उधर भूमि, अर्जुन और कौटिल्य कहते हैं, निपुण मीना का आज यहाँ बुलाने से यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारा उस पर शक करना बेवजह नहीं था, वो बिल्कुल जायज़ था। हमारे लिए भारी मुसीबत हो सकती है, इसलिए हमें इस निपुण मीना का कुछ ना कुछ तो करना होगा। दो शब्द कहकर उसके आयशा मारवा माइक पर आती है और कहती है, आज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों को ढेर सारी बधाई और सभी यहाँ आने के लिए मारवा की तरफ से दिल से उनका स्वागत है। निवेदन यह है कि सभी वापस मारवा हाउस चलकर मारवा हाउस में भोजन का आनंद लें और सभी वहाँ पर आराम से अच्छे से जो उनको चाहिए वो खा सकते हैं, क्योंकि हर तरीका का खाना बनवाया गया है। आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर दिल ढल चुका था और पूरी मारवा हाउस में रोशनी की जगमगाहट हो गई थी। गाड़ियों में बैठकर मुख्य मारवा हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। मारवा हाउस में सजावट देखते ही बनती है, क्योंकि रात के समय में जो सजावट की गई थी उसमें बिल्कुल चार चांद लग रहे थे। भूमिका और श्वेता से बातें कर रही थी, तभी क्रिश वहाँ आ जाता है। आज सारा दिन क्रिश ने अपने चेहरे पर मास्क नीचे नहीं किया था। वह अपना मास्क नीचे करते हुए अनिका से कहता है, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनिका कहती है, पूछो क्रिश, क्या पूछना चाहते हो? क्रिश कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह लड़की निपुण मीना कहाँ मिली थी। मेरा मतलब है कि आप इसे किस तरह जानती हैं। क्रिश की बात सुनकर तीनों लड़कियों एक दूसरे के शक्ल देखने लगती हैं। फिर अनिका कहती है, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्रिस धीरे धीरे से कहता है, यह लड़की कुछ ठीक नहीं है। इतना कहकर चुपचाप चला जाता है। अनिका बोलती है, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कह सकते हो। कुछ सोचने के बाद क्रिस कहता है, लगभग 2 साल पहले वह मेरे पास रेसिंग के लिए ड्राइविंग सीखने के लिए आई हुई थी। इसका कोई कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका था। तब की बात है, एक दिन मुझे मेरी ही कोचिंग के एक लड़के ने आकर कहा था कि वह 2 लड़के कई दिनों से उस लड़की का कोचिंग के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं, शायद उसे आते में परेशानी करते हैं। आज भी वे दोनों अभी उसके पीछे गए हैं। ये सुनने के बाद मेरे मन में ख्याल आया था कि रात का वक्त है, कहीं इसे लड़की को कोई लड़के तो परेशान नहीं कर रहे, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। इतना कहकर बाद में क्रिस अचानक से चुप हो जाता है। इस वक्त आंखों में की पुतलियाँ एकदम शिथिल हो जाती हैं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दृश्य उसकी आंखों के आगे तैर रहा हो। भूमि उसे हिलाते हुए कहती है कि कहाँ खो गए क्रिस, तुम कुछ बता रहे थे, बताओ ना। इसके बाद क्या हुआ? क्रिश कहता है कि उस रात जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे आज तक यकीन नहीं होता। लड़की चलते चलते अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई और मुड़कर उन लड़कों की तरफ देखती हुई बोलती है, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। इसके बाद सुनकर तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने इसे शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बदले इस लड़की ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। ये लड़की एक शातिर कातिल है। इतनी सी बात के लिए किसी का खून सिर्फ एक साइको ही कर सकता है। जब मैं भी मंजर याद करता हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रिस की बात सुनते ही तीनों लड़कियाँ हैरान हो जाती हैं और घूर घूर कर उसकी तरफ देखने लगती हैं। क्रिस एक बार फिर से चुप हो जाता है। इस बार अनिका कहती है, क्रिस, मुझे लगता है कि और भी कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहते हो। बोलो बोलो, तुम क्या छुपा रही हो? मुझे अनिका की आवाज़ सुनकर क्रिस संचेत हो जाता है और कहता है,
मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, बस समझाना चाहता हूँ। मैं कैसे बोलूं? फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद क्रिश कहता है, इस लड़की ने उन्हें मारने से पहले कहा था मैं बिजनेस टाइकून रोहित मारवा की रानी बनूंगी, तुम जैसे भिखारियों की नहीं। अब क्योंकि तुमने ये बात सच जान लिया है, इसलिए तुम्हें मारना होगा। मेरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल भी नहीं गया था कि वह किस राजा की रानी बनने की बात कर रही थी, लेकिन आज उसे यहाँ देखकर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। कहीं वह जीजा जी तो नहीं, मिस्टर रोहित मारवा? एक बार फिर कुछ एक पल रुककर क्रिश आगे कहता है, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों के वार से इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने उन दोनों को कुछ ही पलों में जान से मार दिया था। फिर अनिका की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ आप इससे नहीं लड़ी। जब क्रिश यह सब बातें अनिका को बता रहा था तब उनमें से किसी को भी इस बात पर एहसास नहीं था। दूसरों ओर रोहित मारवा, चिराग मेहता दोनों एक साथ खड़े होकर किसी इम्पोर्टेंट डील के बारे में बात कर रहे थे। क्रिश की आवाज़ सुनकर वे दोनों भी खामोश हो गए। क्रिश की बात की पूरी हो जाने के बाद रोहित मारवा चिराग मेहता की आंखों में देखता है और बिना रोहित उसको कुछ शब्द किए चिराग मेहता समझ जाता है रोहित मारवा क्या चाहता है, इसलिए चिराग मेहता जवाब देते हैं। पूरे दिन में ये पहली बार था जब भूमिका को ऐसा एहसास हुआ था कि निपुण मीना को मारवा हाउस बुलाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि भूमिका जानती थी कि निपुण मीना उस मैं किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन मारवा हाउस में निपुण मीना जैसी लड़कियों का कोई जादू नहीं चलने वाला था। फिर भी भूमिका परेशान हो उठती है। अब भूमिका के दिमाग में केवल एक सवाल चल रहा था कि कौन? तभी क्रिश कहता है, इसके अलावा एक और बात जो मुझे याद आ रही है, यह लड़की जब मेरे पास आई थी तो इसमें अपना नाम क्या बताया था मुझे वह याद नहीं, लेकिन याद है कि निपुण मीरा नहीं था। तभी क्रिश ने पूछता हुआ कहता है, पुलिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो इसका नाम निपुण मीना ही है ना? दिमाग में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ तो मुझे यह भी लगा कि 2 लोगों की मौत होने के बाद भी पुलिस खुद ही जांच करते हुए उस लड़की की तक पहुंच जाएगी, और अगर पुलिस पूछताछ के लिए मेरे पास आएगी तो मैं उनसे लड़के के बारे में सब कुछ सच बता दूंगा। इसलिए मैंने उस लड़के की डिटेल्स दे दी थी, सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश, लेकिन उस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी थी कि अचानक से वहाँ पिछले कई महीनों से पूरी जो स्टोरेज उड़ी हुई थी। अनिका का फ़ोन बजने लगता है। अनिका के पास फ़ोन उठाती है, तभी दूसरी तरफ से प्रीति कहती है, अनिका दीदी, इन्हें पूरी तरह से होश आ चुका है, यह पूरी तरह से ठीक भी है, लेकिन इनकी हालत देखकर मुझे लगता है कि इन्हें कुछ और दिन अपने पास ही रखना चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कि इनकी ऐसी हालत देखकर घर वालों की क्या हालत होगी।